बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइट हाउस में जॉब करने की असल हकीकत कि लाइट हाउस है क्या और उसमें जॉब करना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है, और उसमें जॉब करना कितना ख़तरनाक है और कितना ख़तरनाक नहीं है। इसकी असल हकीकत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आप इस लाइट हाउस में जॉब करने की हिम्मत रखते हैं? इसमें आपकी सैलरी होगी 1.2 मिलियन डॉलर एनुअल सैलरी आपको मिलेगी, यानी 30 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए, गार्ड की सिक्योरिटी करने के लिए। क्या आप में ये जुर्रत है, ताकत है ये जॉब करने की? आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होगा जो आप पे नज़र रखेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ही काम करना पड़ेगा। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करना चाहो फिशिंग करो। आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना होगा कि लाइट प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं है, ये जो लाइट है ये सही तरीके से काम करती है या नहीं करती। बस यही काम है और 30 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहाँ पे ख़त्म होने के साथ ही मैं आपको बुरी खबर ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जॉब है, यमन लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समुंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आपको इस जॉब के लिए अपनी सीवी जमा करानी पड़ेगी। ये बात भी सुन लो कि आपसे उधर कोई बंदा बातचीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई सिग्नल आते हैं, ना पे कोई मोबाइल काम करता है, और ना ही इस लाइट हाउस को सैटेलाइट के ज़रिए चलाया जा सकता है। तो आप मोबाइल के ज़रिए किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ पे कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तूफान आता है, किसी भी किस्म का आपको सामना करना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे किसी इंसानी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको मिल सकेगी। हाँ, दो चीज़ें हैं जिनसे आप इस मदद तलब कर सकते हैं। वो एक है आपके आसपास का समुंदर, अगर आप उससे मदद लेना चाहें तो आप उससे मदद ले सकते हैं। नंबर 2 आपका वो लाइट हाउस जो आपकी मदद कर सकता है समुंदर की तूफानी लहरों से। तो आप वहाँ पे किसी से कोई बातचीत नहीं कर पाओगे, हर तरफ होगी तन्हाई और तन्हाई। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदे तूफान आते हैं। जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो 10वीं मीटर ऊपर तक टकराती हैं इस टावर से। यहाँ पे खड़े होकर आपने सिक्योरिटी का काम करना है और इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का जो कीपर है किस तरह से तूफानी लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सब जानने के बाद अगर आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की, तो हम आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं। वैसे इस अजीबो गरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को आखिरकार क्यों बनाया गया है और ये बात क्यों ज़रूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है कदीम ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना ही रोड सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ी। तो लंबे सफ़र के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका था वो था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ज़बरदस्त सेलर्स था। अपने ख़तरनाक समुद्री सफ़र के बारे में ये बहुत फेमस था। उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। शिप्स तो पहले ज़माने में किस तरह की होती थी, लकड़ियों की बनी हुई कश्तियाँ होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिससे उसकी शिप टकराती है, शिप में सुराख हो जाता है और वो उलट भी गई। उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा जो उनको इस किस्म के ख़तरात से आगाह कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ओशन समुंदर बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशन जिस जगह से गुजरता है उसकी तो बात ही छोड़ दो। अगर हम पूरी दुनिया का रकबा एक जगह इकट्ठा कर दें और सातों कॉन्टिनेंट्स को मिला कर दें तो फिर जो पैसिफिक ओशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मूंज यानी 5 चांद एक जगह पे रख दें तो फिर भी पैसिफिक ओशन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा समुंदर है। जब पुराने ज़माने में सेलर इस ओपन पानी में सफ़र करते थे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है, इवन उनका रास्ता किधर से है।
नेविगेशन की बात कहें तो नेविगेशन इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो वहाँ पे होता नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके। और रास्ते के बारे में जीपीएस 1973 में इन्वेंट हुआ था और पब्लिक अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी अगर गूगल मैप की बात की जाए तो गूगल मैप में भी हम लोग टर्न को स्क्रीन पर देखने के बावजूद भी गलत टर्न ले लेते हैं, और फिर ये पुराने लोग तो बस पता नहीं क्या ही कुछ करते थे। तो इन सेलर को सूरज पे रिलाई करना पड़ता था, सितारों पे डिपेंड करना पड़ता था और शुरुआत की कुछ नेविगेशन टूल्स पे डिपेंड करना पड़ता था। इस ना खत्म होने वाले समुंदर को पार करने के लिए सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसा कि कैप्टन एलिस को आई थी। पुराने ज़माने में कैप्टन अपने क्रू के साथ, जो उनका अपना क्रू होता था, उनके साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगा रहे होते थे। और फिर समुंदर के उस हिस्से में बहुत तेज तूफान आते हैं तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में, खुले समुंदर में गुम हो जाते हैं और क्रू के पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल हो जाता है। आपको भी दोस्तों पता होगा कि समुंदर का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साल्टी यानी नमकीन होता है। उसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर मर गए थे और कैप्टन को बहुत मुश्किल से साहिल समुंदर यानी लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहाँ पे जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया की सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था ऐसे सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया और वहाँ का रूलर कौन था? वहाँ का रूलर था फैक्टाइल में फिलाडेल्फियस टू। इसका किंगडम इस टाइम एक बड़ा हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। इसके साथ में देखें तो बहुत सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाले शिप रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तारी से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी। ये शिप डूब जाती थी और इनके कार्गो भी ज़ाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। किंगडम फटोलमी ने अपने किंगडम की मेरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए इस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्टर सोस्टेटस सेनेडियस को बुलवाया और उनसे इसकी सलूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाया जो शिप को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ, और साथ ही उनको ये खबर भी करेगा पानी की लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। डिटर्मिनेशन के साथ सोस्टेटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर मार्बल वो बनने वाला है एशियंट वर्ल्ड ऑफ फिरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर ये आयरलैंड और फिरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया और उसकी हाइट थी 384 फीट। इसको वाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। उस लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था, लेकिन सिर्फ इसकी साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि उसके पीछे था उसका जीनियस डिज़ाइन। तो स्टेटस ने लाइट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी उसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैली तो दूर के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी सिंबल बन गया था सेलर के लिए, और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुंदर के किनारों में बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज़्यादा शुरू हो गई तो समुंदर के बिजी ट्रेड रोड के बीच में, जिधर पथरीले पानी के ज़्यादा पत्थर करीब हुआ करते थे, रॉक्स, और जिन रॉक्स से शिप को ज़्यादा खतरा हुआ करता था ये कहीं इसको डबो ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। और इसी वजह से समुद्रों के बीच बीच फ्रंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में दोस्तों आप इन लाइट हाउस पे आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज़ लकड़ियाँ, ऑयल और कोयले को वक्त पर इस्तेमाल करना। उनके बाद कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स आ गए थे उसके बाद, लेकिन आग की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है।
तो ये लाइट हाउस में इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउसेज लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे? उसका जवाब ये है कि ये लेंस 18 फैक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगा देते थे। लेकिन इस टाइम के इंजीनियर को ये बात पता चलती है कि लाइट को और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। तो लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें, लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट इंजीनियर फ्रेशनल, जिसके पास बहुत ही ज़बरदस्त सलूशन था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और उसके साथ डिज़ाइन को इस तरह बनाया कि सारी लाइट उसके एक पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउस में फ्रिजनल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और लाइट हाउस को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी जो लाइट हाउस में रहने के लिए, तो आपको 30 करोड़ मिलेंगे सिर्फ एक लाइट हाउस को देखने के लिए तो उसकी लाइट प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। वो लाइट किसी भी वक्त बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो लाइट बंद हो गई और आपने 15 मिनट के अंदर लाइट को बल्ब चेंज नहीं किया तो आपकी सैलरी से 5 करोड़ कट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी लगता है कि आप इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।